जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सोचिए, कहाँ इजराइल को गुमान था कि उसके पास मोसाद है, कहाँ इजराइल को गुमान था कि उसके पास आयरन डोम रडार है, कहाँ इजराइल को गुमान था कि उसके साथ अमेरिका है, और कहाँ इजराइल को गुमान था कि वो दुनिया का सबसे टेक्नोक्रेट देश है। लेकिन कहते हैं ना, अत्याचार, अन्याय ताकत से ताकतवर इंसान को घुटनों पर ला देता है। इजराइल ने बमबारी की फिलिस्तीनियों पर, लगभग 10,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन जब मामला धरती पर आया तो टाएं टाएं फिस 2 मिनट में इजराइल के 50 टैंक को उड़ा दिया। आपको पता है, कब्रिस्तान से निकले हमास वाले, उधर से लेबनान फायरिंग कर रहा है, ईरान ने मिसाइल तैनात कर दिए हैं, और उससे भी बड़ी बात, यमन ने साफ साफ कहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब इंतहा हो गई है। पहले 2 अस्पतालों को इजराइल ने उड़ाया था, और अब जो खबर आ रही है किस तरह से इजराइल ने एक अल माझी रिफ्यूजी कैंप था उसको उड़ा दिया। उसके बाद से पूरी दुनिया में गुस्सा फैल गया है। और अब जॉर्डन ने भी, सोचिए, ब्लूबियो के बाद जॉर्डन ने भी अपने राजदूत को बुला लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ी खबर है वो है इजराइल और फिलिस्तीन। जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर लगातार बमबारी हो रही है, लगभग 10,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं अब तक, और वहीं 2 अस्पताल और एक राहत कैंप उड़ाना इजराइल को बड़ा महंगा पड़ गया है। बोलिविया और जॉर्डन ने अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। वहीं ईरान ने पहले से ही अपने सेना को तैनात कर दिया है, लेकिन उसका निशाना है अमेरिका। वो कह रहा है कि अमेरिका पर हमला करेंगे तो इजराइल खुद ब खुद सरेंडर करेगा, क्योंकि इजराइल की जान तो तोते में है, और तोता का नाम है अमेरिका। और वो भी उसने 200 एटमी मिसाइल तैनात कर रखे हैं, 13 अड्डे हैं उसके, अमेरिका के, उस पर हमला करने के लिए। लेकिन सोचिए, इजराइल की कारस्तानी कारगुजारी का नतीजा खुद यूनाइटेड नेशन ने अब तक ट्वीट किया है कि उसके 1-2 नहीं 70 कर्मचारी, अधिकारी जो राहत कैंपों के लिए काम कर रहे थे, जो मदद पहुंचा रहे थे, जो मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा रहे थे, उनकी मौत हुई है। सवाल है, ये 70 कर्मचारी की मौत कैसे हुई जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं? क्या ये हमास ने मारा? सोचिए, दुनिया भर में युद्ध होते हैं, दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन पत्रकार, यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारियों को पूरी तरजीह दी जाती है। और इजराइल इस कदर बेकाबू है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ये खुद इजरायली पुलिस है, इजरायली फौज है, जो अपने ही नागरिकों को किस तरह डंडे से पीट रहा है। मैंने पहले ही कहा था, इजराइल में लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। तो क्या नेतन्याहू एक तानाशाह है? क्या नेतन्याहू अपनी सत्ता गंवाने के डर से उसने देश को ही युद्ध में धकेल दिया? और सवाल है कि अब पूरी दुनिया का सामना वो कैसे करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एलन मस्क ने बड़ी चेतावनी दी थी कि इजराइल की वजह से दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर में जा रहा है, और इस बार तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो एशिया में होगा। 2 वर्ल्ड वॉर जो है अब तक यूरोप में हुए हैं, यूरोप की धरती पर हुए हैं, अब तीसरा वर्ल्ड वॉर एशिया में होगा। लेकिन सोचिए, एशिया में सिर्फ एक देश है जो अकेला है, बाकी के देश एक साथ है। उसमें भी कौन कौन? सोचिए, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और खाड़ी के वो सारे 60 देश एक साथ हैं। कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। और सोचिए, कितना बचा पाएगा इजराइल को अमेरिका। अभी भी यूनाइटेड नेशन ने जो दस्तखत करवाए हैं, 122 देशों ने कहा था कि 120 देशों ने कहा था कि शांति वार्ता हो, और बेंजामिन नेतन्याहू शांति वार्ता को मान ले, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, और वो उसकी कोशिश है कि वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा। अब बमबारी जो है वो वेस्ट बैंक पर हो रही थी, लेकिन इजरायली को लगता था कि फिलिस्तीन को बम से उड़ा देंगे। ऐसा नहीं हुआ। जैसी वो ज़मीन कब्जा करने के लिए तो आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा,
और जैसे ही वो अपने टैंक को लेकर जा रहे हैं 2 मिनट में 50 टैंकों को उड़ा दिया। हिजबुल्लाह उनके तरफ से लड़ रहा है, यमन लड़ रहा है, और सोचिए शायद ही अब न तो फिलिस्तीन के पास अब हथियारों की कमी है, और ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की कि किस तरह से 50 टैंकों को 2 मिनट में कब्रिस्तान में बैठे हुए थे हमास वाले और हिजबुल्लाह वाले, और उन्होंने उड़ा दिया। तो ये स्थिति है, ये है इजराइल का पूरा मजबूत मामला। वही दुनिया भर के अगर मैप की बात करें, अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। पहले बोलिविया ने अपने रिश्ते खत्म किए, अब जॉर्डन ने रिश्ते खत्म कर लिए है। पूरे खाड़ी देश में एक कतर है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि मीडिएट करे, मध्यस्थता करे और शांति बहाल की जाए। लेकिन जिस तरह से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, रिफ्यूजी कैंप को उड़ा रहा है, राहत कैंपों को उड़ा रहा है, अस्पतालों को उड़ाया है, पूरी दुनिया में उसके प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और सोचिए 70 यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारी मारे गए हैं जो इतना प्रिकॉशंस मेजर लेकर काम करते हैं। उनके पास बाकायदा सारी डिटेल होती है, पूरा प्रोटेक्शन होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल किस तरह से बेतरतीब बमबारी कर रहा है और किस तरह से आम नागरिकों की हत्या हो रही है। इसको लेकर दुनिया का शायद ही कोई देश है जहां धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तलवारें खींची हुई है, और एशिया के लगभग सारे के सारे देश इजराइल को अगर छोड़ दे तो सब के सब फिलिस्तीन के साथ हैं या उससे सिंपैथी रखते हैं। भारत सरकार ने भी बाकायदा राहत के खेप भेजी थी, और उसने भले यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग नहीं की, 45 देशों ने वोटिंग नहीं की थी, लेकिन वो मध्य मार्ग अपनाता है। यूनाइटेड नेशन में उनके प्रतिनिधि का कहना था, भारत के प्रतिनिधि का, कि हम चाहते हैं कि दोनों देश इस मुद्दे को आपस में बैठकर सुलझाए। लेकिन इजराइल के सर पर भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन उसको नहीं अंदाजा है कि हमें किसवीं सदी में जा चुके हैं। मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है, खबरें छुप नहीं रही है। और अब तक जो फिलिस्तीनियों पर आतंक का सहारा लेने का आरोप लगता था, आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता था, अब पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में कोई आतंकी देश है तो वो इजराइल है, जो ज़मीन कब्जाने के लिए निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहा है। तो पहली बार पिछले 75 सालों में इजराइल बैकफुट पर है। पूरी दुनिया की उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, और शायद ही दुनिया का कोई देश उसके साथ अब खड़ा होना चाहेगा। अमेरिका भी कई मुद्दों पर लगातार कह रहा है, जैसे पहले इजराइल ने कहा कि गाजा पट्टी से 20 लाख 15 लाख जो फिलिस्तीनी है वो खाली करके वेस्ट बैंक चले जाएं। इसका यूनाइटेड नेशन ने विरोध किया, अमेरिका ने विरोध किया। अस्पताल पर जो हमले हुए थे उसको अमेरिका ने तो टाल दिया, लेकिन रूस ने कहा कि सबूत दीजिए। तो सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर है। और जैसी ग्राउंड वाला युद्ध शुरू होता है, जैसी इजरायली सेना चाहती है कि फिलिस्तीन के ज़मीनों पर कब्जा करे, ग्राउंड पर जाए, तो वहाँ से उनके टैंकों को उड़ा दिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे मुस्लिम राष्ट्र एक हो गए हैं और उनको लगता है कि फिलिस्तीन के साथ अब अन्याय होता रहा है और उसका बदला लेने की बारी है। और साथ ही इजराइल को अपने एक्चुअल पोजीशन पर अब लौटना पड़ेगा। तो इजराइल ने खुशफहमी में गलतफहमी पाल ली और अब उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। कहाँ वो एक बड़ा ब्रोकर था हथियारों का, अमेरिका के हथियार बेचता था, लेकिन वही अब वो फंस गया है। और सारे उसके पड़ोसी देश, सारे मुस्लिम कंट्री और सारे न्याय पसंद लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ है और बेंजामिन को कह रहे हैं कि उसने अपनी गद्दी बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया है। वही सबसे एक और बड़ी घटना जो हो रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो मार पड़ रही है, उसके लिए भी इजराइल को दोषी बताया जा रहा है। और सोचिए, इजराइल का न टैंक में तेल होगा न जहाज में तेल होगा, क्योंकि खाड़ी के सारे देशों ने लगभग अब तेल देने से इनकार कर दिया है। तो पूरे खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है इजराइल ने, और वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ग्लोबली फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो फिलिस्तीन के खिलाफ हो। 14 देशों ने जो इजराइल के पक्ष में वोटिंग की है, वो एशिया के तो कोई देश ही नहीं है। एक अमेरिका मजबूत देश है, बाकी सब छोटे छोटे देश हैं। इसका मतलब है कि इस युद्ध में इजराइल धीरे धीरे अंदर तक फंसता जा रहा है। जैसे कभी रूस फंस गया था अफगानिस्तान में,
जैसे कभी अमेरिका फंस गया था वियतनाम में, जैसे कि कभी अमेरिका अभी फंस के निकला है तालिबान से, अफ़गानिस्तान से। इजराइल के लगभग 80 लाख लोग जो हैं वो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो खुद अपने ही राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी उनके साथ बदसलूकी कर रही है। तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू के डिक्टेटरशिप के खिलाफ 3 डिक्टेटर एकजुट हो गए हैं, चीन, रसिया और उसके बाद नॉर्थ कोरिया। वहीं सारे खाड़ी देश जो है वो एकजुट हो गए हैं। इसका मतलब है कि इजराइल के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फ़िलिस्तीन तो ऑलरेडी गरीब और एक मुल्क था, उसे उभरने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इजराइल जो है, जो सबसे धनी मुल्क था, वो अभी हाशिए पर है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि 2 मिनट में 50 टैंक जो है वो इजराइल के उड़ा दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन में 70 लोगों की मौत हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से ये तमाम जो खबरें हैं वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा वायरल, और पूरी दुनिया की नज़र जो है वो खबर ढूंढ रही है इजराइल और फ़िलिस्तीन की। मीडिया रिपोर्टिंग की बात करें तो सोशल मीडिया और अल जजीरा जो है वो फैक्ट्स आपको सामने ला रहा है। जो यूरोप की मीडिया है, चाहे वो BBC हो या CNN हो, वो दबाव में है। भारतीय मीडिया का तो कहना ही क्या, कोई फ़िलिस्तीन नहीं गया। एक तिवारी जो TV9 के है वो वेस्ट बैंक गए थे। अब सारे लगता है कि जो इंडियन मीडिया है, जिसको मनु मीडिया कहते हैं, वो वापस आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे ही सही पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन को लेकर सिंपैथी हो रही है और देर सवेर ही सही इजराइल को अब वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन वापस लौटानी पड़ेगी और उसको एक्चुअल पोजीशन पर जाना पड़ेगा। वहीं ग्राउंड जीरो पर जब धरती पर युद्ध हो रहा है तो इजराइल के सैनिकों की ऐसे काटा जा रहा है जैसे वो गाजर मूली हो। कब तक आप बम गिराएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़मीन पर जैसी इजरायली फ़ौज जाती है, हिजबुल्ला, हमास और अब तो उसमें यमन भी शामिल है, उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या एशिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? क्या है कौन है इस युद्ध के लिए जिम्मेदार? कौन है असली दोषी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।